हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च को। आपको पता है 23 तारीख को उसकी आंसर की आ गई थी। तो आज हम जो है वो हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, आज हम प्रथम पाली का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर है जो यूजीसी नेट हिंदी का 5 मार्च को एग्जाम हुआ था अभी 2023 में। तो यहाँ पर मैंने जो पूरा क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है विद आंसर रखा हुआ है, और आंसर वे रखे हुए हैं जो एनटीए ने ऑफिशियल माने हैं। यहाँ आपको मैं बता देती हूँ, आंसर की आ गई थी, उसी के आधार पर मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर रखा है। साथ ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर गलत माने हैं एनटीए ने, तो मैंने उनका सही आंसर भी आप लोगों को बताया और साथ में प्रूफ भी रखा है कि कैसे ये सही आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है जब हमारी रिवाइज आंसर की आ जाएगी 1-2 दिन में, तो उसमें वे क्वेश्चन जो है या तो हटा दिए जाएंगे या उनका सही उत्तर मान लिया जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने ये 100 क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल नेट के पेपर में जो आए थे, जो का तो क्वेश्चन पेपर रखा है, आंसर की बिल्कुल ऑफिशियल है। मैंने एनटीए की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड की थी और वहाँ से ही मैंने आंसर की रखी हुई है। तो बिल्कुल ये जो भी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल ऑफिशियल है, कोई भी इधर उधर से मैं आपको नहीं बताने वाली। साथ ही मैं प्रयास करूँगी, जैसे मैं हमेशा जब आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाती हूँ तो ये भी बताती हुई चलती हूँ किस बुक से ये क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी मैंने ऐसे ही बुक के पेज रखे हुए हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया था। शुरू करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। मैं बता दूं, आजकल ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ, हिंदी शब्द का प्रयोग किस रचना में हुआ प्रथम, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यूपी टीजीटी में भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा खालिक बारी। खालिक बारी में जो है भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग मिलता है हमें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये सबको पता ही होता है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम जो राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 7 जून 1955 को। आगे चलेंगे। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है और बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है ये। इसको तो PYQ वाला है ये क्वेश्चन, PYQ में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर सबको पता होता है 3। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर आते हो पेपर में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि रिपीट वाले क्वेश्चन होते हैं जो हर बार पेपर में रिपीट किए जाते हैं। यहाँ पर एक ग्रामर से क्वेश्चन आया था। अच्छा, इस बार क्या हुआ, पेपर में ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आते थे, इस बार जो है 3-4 क्वेश्चन ग्रामर से आए हैं। तो आप जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ग्रामर वाला पोर्शन भी देखकर जाइएगा, क्योंकि इस बार जो है ग्रामर से क्वेश्चन आए थे। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ अलग से टॉपिक, जैसे ग्रामर सिलेबस में तो हमेशा से है पर पेपर में नहीं पूछी जाती थी। इस बार ग्रामर के भी क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा जो जून वाले स्टूडेंट है वे थोड़ा देख लीजिएगा ग्रामर को भी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो ये हमारी हो जाएगी जय। आगे चलेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। यह आपको ये क्वेश्चन किसी भी वन लाइनर बुक में आपको ये आराम से मिल जाएगा। आंसर है 2। आगे, देइल बैना सब जन मिठा, ये तो वर्ल्ड फेमस पंक्ति हो चुकी है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, विद्यापति, ये भी PYQ है। आगे, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। तो ये है कनुप्रिया में। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया था मैं आपको बताऊंगी। जो का तो ये क्वेश्चन आया था डॉक्टर नगेंद्र की बुक से, जो हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन डॉक्टर नगेंद्र की बुक है, वहाँ से ये जो का तो क्वेश्चन आया था। देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, ये डॉक्टर नगेंद्र वाली बुक का ही पेज है। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से
धर्मवीर भारती ने जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किया है। तो देखिए आप ये क्वेश्चन मैं क्यों कह रही हूँ, इसी बुक से आया था। क्यों आया था, अगर आप पीछे देखेंगे तो जो की तो लाइन यहाँ पर रखी हुई है, मतलब कुछ भी इधर उधर थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। तो आंसर तो हो गया गणोप्रिया। और आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन इस बुक से जो का तो पूछा गया है, इसलिए हमें बुक पढ़नी जरूरी होती है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन डॉक्टर नगेंद्र। अगर कोई कहेगा तो मैं इस बुक का फोटो भेज दूंगी टेलीग्राम पर। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपन्यास। अब देखो ये क्वेश्चन भी PYQ है क्योंकि ये वाला जो उपन्यास है एग्जाम में बहुत बार PYQ में पूछा जा चुका है। इस बार बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड आया था। नहीं, पेपर हार्ड नहीं आया था, जैसा हर बार आता है एनटेक का पेपर ऐसा ही आया था। थोड़ा बस ये है, अगर आपने PYQ, मुझे तो लगता है कि PYQ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे। अभी तक मैं आपको 3 क्वेश्चन बता चुकी हूँ जो PYQ से आए हुए हैं। अभी हमारे 8 क्वेश्चन हुए हैं, 8 में से 3 क्वेश्चन हमें PYQ के मिले हैं। तो पेपर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हार्ड आया था भाई। इस बार हुआ ये कि 3-4 जो पंक्ति है वे थोड़ी अलग से दी थी, जैसे हर बार रामचंद्र शुक्ल की दे देते हैं, इस बार थोड़ा अलग 3-4 पंक्ति दी थी। थोड़ा ये मैं मान सकती हूँ, थोड़ा अलग से आया था और 3-4 क्वेश्चन ग्रामर से आए थे इस बार। उससे अलग जो एनटीए हमेशा आता है वैसा ही पेपर आया था। ईजी तो एनटीए कभी पेपर बनाता ही नहीं, हमेशा जो है ना तो ईजी और ना हार्ड, जैसे हर बार आता है। मुझे तो क्वेश्चन पेपर ऐसा ही लगा, बस 3-4 क्वेश्चन ग्रामर वाले छोड़ दे और 3-4 क्वेश्चन पंक्ति वाले, अगर उनको हटा दिया जाए तो पेपर हर बार की तरह ही आया है। तो यहाँ पर ये भी PYQ है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वे क्वेश्चन है जो आपको गलत नहीं कर आने चाहिए क्योंकि PYQ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बुक का पेज रखा है हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है। उनके 2 उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल। तो ये आपको इस बुक में भी मिल जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा रेणु, ये फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है यहाँ पर। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये भी जो हिंदी का गद्य साहित्य है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी वाली बुक, वहाँ से ही आया था। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये रेणु के पत्रों का संग्रह है और इसका संपादन किसने किया था, भारत यायावर ने किया था। ये उस बुक का पेज है हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी वाली बुक। आगे चलेंगे, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट। आगे चलते हैं, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 28। आगे, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पद पूर्वाध वक्रता। ये वाला जो है ये मैंने पेज रखा है निशा अग्रवाल की जो बुक है भारतीय काव्य शास्त्र, वहाँ से मैंने ये पेज रखा हुआ है। तो इसमें लिखा भी हुआ है पद पूर्वाध वक्रता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन सी वक्रता है, ये धातु के वैचित्र्य से होने वाली वक्रता है और वह पद पूर्वाध वक्रता कहलाती है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा निशा अग्रवाल वाली ये बुक है। मैंने जो बुक के पेज रखे हैं, यदि आप बोलोगे तो टेलीग्राम पर उन सभी बुक के जो है मैं आपको फ्रंट पेज भेज दूंगी और ये बिल्कुल ऑफिशियल बुक है। मैंने उन बुक के पेज रखे हैं, यदि आप इन बुक से क्लेम करते हो तो आपका आंसर सही माना जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी PYQ है। PYQ है क्योंकि पहले ये पेपर में बहुत बार ये रचनाएं पूछी जा चुकी है। लिरिकल बैलेड्स किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्ड्सवर्थ एवं कोलरिज। ये एग्जाम में पहले जब बहुत पहले एग्जाम होता था, मतलब कि 2011-12 में, तो ये पूछ लिया जाता था ये किसकी रचना है। तो अब थोड़ा जैसे जैसे पैटर्न आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा चेंज करेगी क्वेश्चन में, लेकिन ये तो मुझे PYQ में पहले आ चुका है। अभी हाल ही में 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन आया है। आगे चलेंगे, आप काउंट करते रहना कि कितने क्वेश्चन हमारे PYQ में आ चुके हुए रिपीट हुए हैं। ये पंक्तियाँ किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है
कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। मैं आपको बताती भी हूँ कि यदि कोई पंक्ति आई है और ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल है और हमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि ये पंक्ति किसकी है, तो हमें जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं हमें रामचंद्र शुक्ल की तरफ जाना चाहिए। आगे चलेंगे। अगली है ये पंक्ति है, ये किस अंग्रेज अधिकारी की है? तो ये आंसर हो जाएगा हंटर। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था। आगे, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे चलेंगे। उदंत मार्तंग को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। मैं आज आपको पेपर सोल्व इसलिए करवा रही हूँ, बहुत बच्चे अपनी आंसर की नहीं मिला पाए थे, उनको कन्फ्यूजन हो रहा था कैसे मिले, तो आप यहाँ से मिला लीजिएगा अपनी आंसर की। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा कमेंट कर। जो ये पंक्ति है ये कबीर की पंक्ति है। इसमें बताना है जो ये नर्द शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गोटी। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिते पिते ओ कहकर संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलक। आगे चलेंगे। अन्याय जिगर है उधर है शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? अच्छा, इस बार थोड़ा पैटर्न क्या चेंज हुआ है। हर बार पेपर में ये पंक्ति तो बहुत बार पूछी जा चुकी है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, लेकिन इस बार क्या करा, थोड़ा चेंज कर दिया। ये पूछ लिया ये संवाद किन दो के बीच हुआ था? तो जिन्होंने ये कविता पढ़ी होगी उनको पता होगा किन दो के बीच ये संवाद हुआ था। राम ने कहा था, विभीषण से कहा था कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। तो आपको ये कविता जो है अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी है तो जून वाले एग्जाम के लिए राम की शक्ति पूजा, असाध्य, वीणा, ये 2-3 कविता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। आगे चलेंगे। ये जो पंक्ति है ये नागमती वियोग खंड से आई थी। इसमें जो मेहवट शब्द आया है उसका अर्थ बताना है क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे चलेंगे। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो अब तो जो उपन्यास से भी है, पहले तो क्या होता था, पंक्ति पूछ ली जाती थी, पात्र पूछ लिए जाते थे, वे तो पूछे जाने ही लगे हैं। लेकिन अब आपको जो है पहले बिना उपन्यास पढ़े कि उनके मतलब समीक्षा पढ़ ली, पात्र, विषय वस्तु, लेकिन इस बार 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा डीप आए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन कि किस शहर का वर्णन नहीं है? कानपुर। देखो हर बार कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से ज़्यादा डीप क्वेश्चन आते ही है, क्योंकि एनटी अपना पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं बनाता है। तो जैसे हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग वो देते ही है क्वेश्चन, तो इस बार भी उसी पैटर्न पर दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कानपुर। कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। अब ये क्वेश्चन वही सोल्व कर पाएगा जिसने झूठा सच उपन्यास पढ़ा है। आगे चले गए। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है, ये भी उपन्यास की पंक्ति है। किस उपन्यास की पंक्ति है? गोदान की। गोदान से तो हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4th। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? जिंदगी नामा। अब आपको इन क्वेश्चन से सीख मिल रही होगी। पिछले जो हमने 4 क्वेश्चन देखे, झूठा सच, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा, गोदान, ये 4-5 उपन्यास से क्वेश्चन देखे, तो अब आपको पता चल रहा होगा जो सिलेबस में रचनाएं लगी हुई है, जो उपन्यास, नाटक, कहानी लगे हुए हैं, उनको पढ़ना कितना ज़रूरी हो जाता है। मेरे पास मैसेज आता है कि मैम इनको पढ़ना ज़रूरी है क्या, अगर हम इनको ना पढ़े काम चल जाएगा क्या? तो अब आप देख रहे हो ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से बने हैं, जो हमारे सिलेबस में उपन्यास, नाटक, कहानी, गद्य, विधाएँ, हिंदी, कविता, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इस बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लाल पानी की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? तो देखो ये कहानी से क्वेश्चन आया है, जंगी की पुतोहू, और ये इम्पोर्टेंट है। कहानी जो है जितनी सिलेबस में लगी हुई है उनको पढ़ लीजिएगा। ये मैं जून वाले जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बता रही हूँ।
चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1904 में हुई थी। ये सबको पता ही होता है, ये PYQ है, क्योंकि ये तो कई बार कालक्रम में भी ये कहानी पूछी जा चुकी है पिछले एग्जाम में। फिर यहाँ पर यह आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? तो ये कथन कहा है लाला बीबी ने साहनी से। ये यहाँ पर मैंने कहानी का पेज रखा हुआ है, यहाँ पर आप ये कथन देख भी पा रहे होंगे। इसी तरह जो है सभी कहानी से जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है उनमें से जो है 5-6 कहानी से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। देखो 21 कहानी हमारे सिलेबस में लगी है, तो ये तो नहीं है कि 21 की 21 कहानी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 21 कहानी में से 5-6 कहानी से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है 21 की 21 कहानी पढ़नी होती है। आगे चलेंगे। अब नाटक पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा देवसेना। स्कंदगुप्त भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, ये चंद्रगुप्त नाटक से है, ये तो जो है PYQ है। ये पंक्ति काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है पहले। इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। ये जो पंक्तियाँ पूछी गई है किसकी है? अंजू दीदी नाटक में। तो ये श्रीपत सोम कहता है अपने बारे में। ये नाटक बड़ा अच्छा है, बड़ा छोटा भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में भी इसको मज़ा आता है नाटक को। आगे ये बकरी नाटक से पूछा गया है कि ये संवाद जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा 2 सत्यवीर। तो आप देख लोगे पहले उपन्यास से आए क्वेश्चन, फिर कहानी से आए, फिर नाटक से आ रहे हैं क्वेश्चन। आगे हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो ये कथन कहा है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। अब ये जो है हमारी यूनिट 10 से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। पिछला क्वेश्चन भी यूनिट 10 से था और ये वाला क्वेश्चन भी यूनिट 10 से है। ये भी पंक्ति है, मैं अपरिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो यदि आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा कि आपूर्ति कैसी कहानी है, किसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा ये जो है आपूर्ति रचना से है। आगे चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, बहुत स्टूडेंट के मैसेज थे कि चम्मा मिसप्रिंट है, चंपा है, क्योंकि चंपा का सबको पता होता है आकाशदीप कहानी की पात्र है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ये चम्मा ही पात्र है। और ये पात्र है हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो ये बिल्कुल भी मिसप्रिंट नहीं है। बहुत स्टूडेंट के मैसेज थे जब पेपर देकर आए, जब भी वे बोल रहे थे कि मैम चम्मा पात्र आया था, वो तो कोई किसी रचना में मिलता ही नहीं, वो यूनिट 10 में जो हमारी आत्मकथा लगी हुई है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की, उसमें जो है चम्मा पात्र मिलता है। तो ये बिल्कुल भी मिसप्रिंट नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन। आगे है अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मन्नू भंडारी। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 10 के चल रहे हैं अभी। आगे फिर यहाँ से निबंध आने शुरू हो गए। तो देख रहे हो आप, पहले उपन्यास, फिर कहानी, फिर निबंध, फिर हमारी जो अन्य गद्य विधाएं लगी हुई है यूनिट 10 वो। अब यहाँ पर निबंध से पंक्ति आनी शुरू हो गई। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन तो हटेगा 100%। क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जा खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कला व मसाला बनावे जिससे
इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। ये उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये पंक्ति है भारतेंदु का निबंध लगा हुआ है सिलेबस में ही, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो वहाँ से ये पंक्ति है। अभी रिवाइज आंसर की आ जाने दीजिए। इस पर स्टूडेंट ने क्लेम भी किया होगा, मैंने टेलीग्राम पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये क्वेश्चन हटेगा या इसके कॉमन नंबर सबको मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में चारों ही गलत है, एक भी सही नहीं है। इसका आंसर मैंने खुद ये निबंध देखा, जब मैं ये पीपीटी बना रही थी तो मैंने खुद चेक किया है, मैंने ये निबंध देखा, तो ये इस निबंध में मुझे ये पंक्ति मिली है, ये भी सिलेबस में लगा हुआ है। तो एक बार रिवाइज आंसर क्या आ जाने दीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्या होगा इस क्वेश्चन का, हटाया जाएगा या कॉमन नंबर सबको मिलेंगे। आ गया यहाँ पर ये पूछा गया है किस निबंधकार की कथन है। कथन क्या है एक बार देख लेते हैं। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था तो ये पंक्ति तो ये ऐसे हो जाती, यदि आपको ये पता है कि कौन कौन से ललित निबंधकार है। तो इसमें क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार है, विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार है और कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार है। तो बचे कौन? विवेकी राय। ये ग्रामीण चेतना के कवि है विवेकी राय। तो आप यहाँ से थोड़ा अनुमान लगाकर, जो थोड़ा अनुमान लगाते तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। देखो पेपर में ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़ कर आए हैं, वहाँ पर आप किस तरह क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप क्या सोचकर कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा, क्या हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, उसके आधार पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गोदान है, गोदान से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो पेपर में ये सब चीज़ें भी देखनी होती है, ये नहीं कि आप कितना सारा पढ़ कर आए और आपके कितना याद है, आप किस तरह पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी तो ये मैं पहली बार पढ़ रही थी, तो मैंने थोड़ा अनुमान लगाया कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये जो इसका आंसर है 3 विवेकी राय होगा। तो ये बहुत लोगों ने क्या पता अनुमान लगा भी लिया होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा छोटे छोटे सुख। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भले आपने तीनों निबंध ना पढ़े हो, लेकिन ये तो सबने पढ़ा ही होगा कि ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। कई बार इसीलिए सोल्व हो जाता है, भले ही हमने ये 3 निबंध, भाई मैंने तो पहली बार नाम देखे थे, साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति, व्यंजक, गद्य, लेकिन मुझे ये पता था छोटे छोटे सुख जो है विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे है ये पंक्तियाँ, ये भी निबंध से है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। तो ये किस निबंध की है? नाखून के उभरते। ये भी सिलेबस में निबंध लगा हुआ है, चारों ही निबंध ये हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। नाखून के उभरते हैं किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो अब आपको क्या सीख मिल रही है कि आपको निबंध भी पढ़ने हैं जो सिलेबस में लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रामर से आया है। मैंने इस बार बताया कि 3-4 क्वेश्चन आए हैं, पर क्वेश्चन ग्रामर से ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड थे कि आप नहीं कर पाओगे। अगर किसी को मतलब ये तो टॉपिक जो है, यदि आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये टॉपिक तो पता ही होता है। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2, बी, सी, ई, ये तीनों सही है, बाकी 2 जो है गलत है, ए और डी। आगे चलेंगे। आगे क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। ये क्रिया वाला पहले मैं पेज रखने वाली थी। मुझे जो ये बुक है हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की ये बुक है, इस बुक में एक क्वेश्चन मुझे जो का तो मिला है कि इसमें लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। अगर आप कहीं से भी क्रिया टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को पढ़ना है तो इस बुक से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की बुक है। इसका आंसर हो जाएगा 3, बी, सी, ई। आगे चलेंगे। आगे भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ कि PYQ है तो आप पता नहीं मानोगे या नहीं, क्योंकि कहोगे कि इस तरह का तो पहली बार आया है जिसमें 5 लाइनें दी हुई है। हर बार तो 4 ही दिए रहते थे, इस बार 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं कहूँगी ये PYQ है। क्यों है PYQ वो मैं आपको बताती हूँ।
पहला पॉइंट पढ़िए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। ये बिल्कुल गलत है। अब्र नाम से कौन लिखते थे? प्रेमगन। और पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अब्र नाम से कौन कविताएं लिखते थे, तो प्रेमगन लिखते थे। तो ये हमारा PYQ बना या नहीं, अब आप खुद देख लीजिए। और ये भी पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाम से लिखते थे? रसा नाम से कविताएं लिखते थे। ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। अब हमें पता है ए गलत है, तो यानी हमारा 3 और 4 तो हट गए क्योंकि इन दोनों में ए दिया हुआ है। ठीक है, अब बचे हमारे 2। अब दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। अब आपको पता है पेपर में कितनी बार फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप की भाषा पूछी जा चुकी है कि इनकी भाषा क्या है। तो ये भी PYQ है या नहीं, आप खुद देखिए। PYQ बस ये मान लीजिए 4-5 PYQ को जोड़कर एक क्वेश्चन बना दिया गया है, पर ये है PYQ क्योंकि अब्र नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, फूलों का गुच्छा भी पूछा जा चुका है, दशरथ विलाप भी पूछा जा चुका है। तो ये हमारा राइट हो गया। अब हमें पता है ए गलत है और बी सही है। ये दोनों हम पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। अब इन दोनों में देख लीजिए बी कहाँ पर है। हमारे 2 में मिलता है बी, ए में, एक में बी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है क्योंकि बी तो हमारा आंसर है ही। तो अब हमें, अगर हमने शुरू के 2 पॉइंट ही पढ़ लिए तो हमारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? 2। तो चाहे आप बाकी पढ़ो भी मत, लेकिन पढ़ लेना चाहिए एक बार। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह यदि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके आसानी से हो जाएंगे। ये 2 पॉइंट PYQ में काफ़ी बार आ चुके हैं और यदि किसी को ये 2 पॉइंट पता होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि PYQ का क्वेश्चन है, इसलिए तो PYQ सोल्व करने चाहिए ताकि जो पैटर्न भले ही चेंज हो जाए। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। मुझे आकर स्टूडेंट ने बोला पेपर देकर आए कि मैम इस बार तो 5-5 ऑप्शन थे, हमेशा तो ABCD होते हैं, इस बार EB था। तो लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। बड़ा कुछ नहीं था, सब यहाँ पर जो है सब PYQ का खेल था। तो ये ऐसे है, मैं तो इसको PYQ में ही गिनूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब यदि मैंने आपको बताया तो आप चाहे तो खुद प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, तो अब आपको पता चल रहा होगा प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करने बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल दिमाग खोल कर वे सोल्व करने हैं। रटने नहीं है कि ये देखा बन का वो ऐसे कर लिया, नहीं, उनको समझना है कि क्या मतलब किस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो आपके काम आएगा एग्जाम में 100%। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 2। और ये कोड वाले क्वेश्चन ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 के 5 पॉइंट पता हो। ये एलिमिनेशन मेथड से ही ये कोड वाले क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। अब यहाँ पर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, रिंझल दंझल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। गलत है, ये गलत। और आपको पता है ये भी PYQ में कलम का मजदूर काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो आप लोग जानते हैं अमृत राय द्वारा लिखित नहीं है। आप लोग जानते हैं, ऐसे मेरा मतलब है कि यदि आपने PYQ सोल्व किए होगे तो आपको पता होगा। अब आप मुझे कमेंट कर बताइएगा ये किसकी द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो देख लीजिए बी कहाँ पर है, तो बी हमारे ऑप्शन ए में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। तो हमारा यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया। ACD इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। चलो ये तीसरा पॉइंट जो है ये बिल्कुल नया है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। ये हो सकता है बहुत स्टूडेंट को ना पता। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ये अगर आपके सिलेबस में निबंध लगा हुआ है, आप ये भी पढ़ लेते तो आपको अनुमान हो जाता। फिर दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। बिल्कुल गलत है। और दूसरी परंपरा की खोज रचना एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो ये पॉइंट भी जो है PYQ का है। तो अब आप खुद देख लीजिए, अगर 5 पॉइंट है, 5 में से 2 या 3 पॉइंट PYQ के रखे हैं, बस आपको देखना था वहाँ पर। लेकिन आप क्या है, आपने देखे 5 पॉइंट दिए हुए हैं इस बार, तो हर बार 4 आते थे, तो आप पहले ही थोड़ा घबरा गए वहाँ पर। अगर किसी ने ऐसे शांत दिमाग से ये क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो आराम से उनके निकल जाने थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यदि आपको ये भी पता है कि कलम का मजदूर किसकी रचना है, किसकी, प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है, कलम का मजदूर, तो भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना
था, क्योंकि बी ऑप्शन जो है तीनों में दिया हुआ है, 4 में से 3 में दिया हुआ है, बी गलत हो गया तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2। तो इस तरह आपको क्वेश्चन सोल्व करने थे। देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है और है कितना छोटा सा ये क्वेश्चन निकला। तो इस तरह थोड़ा अपना दिमाग खोलकर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर हमारा हो गया 2। आगे चलेंगे। आगे आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बिल्कुल सही है एक ऑप्शन हमारा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। अब तो ये क्वेश्चन सिंगल वे में तो पूछा भी नहीं जाता कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक तो हमारा ए पॉइंट हो गया। अब आप देख लीजिए ए किस किस में है, 1 और 3 में है, यानी 2 हमारा कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं, ए सी ई, ए बी ई। तो ई तो दोनों में है, यानी ई तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब बच्चा हमें देखना है सी सही है या बी। तो देखते हैं। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। तो ये जो है आपके हिसाब से सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, अपने अपने पिंजरे। अब अपने अपने पिंजरे रचना भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो उसके राइटर भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी अब आप खुद बताइए, यदि आपने PYQ सॉल्व किए होते तो हो जाता या नहीं, आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। आंसर हो गया ए बी ई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह ये आपको कोर्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे। 3 अभी तक आए, तीनों मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करने थे। आगे चलेंगे। अब अगर मैं आपको हर एक ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। अब हम थोड़ा आंसर पर फोकस करेंगे। क्या काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण? ये नया क्वेश्चन था, ये मैं मानती हूँ ये नया क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ACE, ACE। आगे चलेंगे। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। आंसर है ABC। इसमें भी आपको यही करना था, थोड़ा सा आपने अगर भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था, क्योंकि रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य बामन ने किया है। यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आगे है कोलरिज के संबंध में कोलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है PYQ के हैं, लेकिन जो ये पीछे मैंने आपको ये बताए ये वाले क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, तो ये आप खुद देखोगे ये PYQ से ही बने हुए क्वेश्चन थे। यदि आपने PYQ सॉल्व करे होते तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। अब हम आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, कोलरिज वाले पर। कल्पना को कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। कोलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। बिल्कुल सही है ये पॉइंट। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। सही है, ये भी आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 ABC। इसका आंसर देख लीजिए। आगे चलेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। तो यहाँ पर फिर से 5 कर दिए हुए हैं, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3 ACE। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। गलत। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सही है। दलित चिंतन वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। ये तो गलत है, वर्णाश्रम की व्यवस्था की हिमायत वे बिल्कुल नहीं करते। दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बांधने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ACE, यानी हमारा 3 ऑप्शन सही है। सतपुरा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त है? तो ये जो सतपुरा के जंगल कविता हमारे सिलेबस में लगी हुई है। अच्छा, इस बार सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया है, जो कविताएं सिलेबस में लगी हुई है उन्हीं से ही क्वेश्चन आए हैं। आंसर हो जाएगा 4 BDE। प्रिया प्रवास किन छंदों में रची गई है? तो ये तो क्या कहते हैं, इसका आंसर तो हमारा BCE होना चाहिए। हाँ, वो ये BCE हमारा आंसर है। प्रिया प्रवास में जो छंद लगे हुए हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छंदों का कभी ना कभी कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो प्रिया प्रवास के बारे में एक बार ध्यान से देख लीजिएगा जून वाले स्टूडेंट।
फिर भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती है? आंसर हो जाएगा ए सी डी। ए सी डी। आगे मैला आंचल की स्त्री पात्र है। अब पात्र से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। मैला आंचल की स्त्री पात्र से तो मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन आते ही है। आंसर हो जाएगा 2 बी डी ई। फुलिया आभा मंगला देवी जो है मैला आंचल उपन्यास की पात्र है। फिर है तमस उपन्यास के पात्र है। भाई ये भी PYQ है। तमस उपन्यास के पात्र एग्जाम में पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। पिछले 3 साल के आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा 3 CDE। मानस कांस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है। तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था। देखो जो बिल्कुल नया क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये पहली बार आया है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 4 ADE। किन पुस्तकों का सहयोग लिया है? तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। तीसरी कसम कहानी के पात्र है। ये बिल्कुल पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, तीसरी कसम कहानी के पात्र, और इस बार भी क्वेश्चन आया है। आंसर हो जाएगा 3 ABD। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो आपको बताना है, अगर देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, आपको कहानी पढ़नी ही पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा उसका विषय क्या था, उसके क्या था उस कहानी में। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। गलत है। इस कहानी में अज्ञा को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। सही। इस कहानी में अज्ञा ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। बिल्कुल सही है ये तो 2 तो। फिर है इस कहानी में पूर्वद्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है। नहीं। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा BCE, यानी हमारा हो गया 2 ऑप्शन। आगे चले गए। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से है? तो यहाँ पर ये 5 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इन 5 में से कौन से कथन मल्लिका के हैं। तो एक तो कथन, इसका आंसर हो जाएगा 2 BCE। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। मल्लिका का कथन है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे कभी बीत जाएगा। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो आंसर है BCE। आगे चलेंगे। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम आंसर देख लेते हैं क्योंकि ऐसे टाइम पेपर में ज़्यादा लग रहा है। जब हम बाद में आराम से पेपर सोल्व करेंगे, जब हम इनके बारे में बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि जो आंसर की नहीं मिला पाया है वो एक बार आंसर की मिला ले, क्वेश्चन पेपर देख ले किस तरह का आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ACE। आगे चलेंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये मेरे पास ये क्वेश्चन के बारे में मैं बताना चाहूँगी। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था तो उन्होंने कहा मैम अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में था, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता था कि अध्यापक पूर्ण सिंह ने जो है 6 निबंध लिखे हैं और उसके लिए प्रसिद्ध भी है कि इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। तो बोला कि उसमें लिखा था उन्होंने 36 निबंध लिखे हैं, तो मुझे वो पता था कि ये गलत है और 3 ऑप्शन में वो था, यानी डी जो है 3 ऑप्शन में था, बाकी बचा 1, तो मैं वही लगा कर आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1। देखो बिल्कुल छोटी सी बात उसे पता थी और उस बात से ही क्वेश्चन सोल्व हो गया, वरना हम इन सब में उलझे रहते बाकी पॉइंट में। लेकिन अगर हमें ये पता था उन्होंने कितने निबंध लिखे हैं, और ये नहीं कि हमें हर रचनाकार के पता होते हैं, नहीं, इनके प्रसिद्ध है, ये जाने जाते हैं कि इनके 6 निबंध ही थे और इन्होंने हिंदी साहित्य में इतना अच्छा स्थान प्राप्त किया। ये इनकी प्रसिद्ध बात है अध्यापक पूर्ण सिंह की। तो इतनी सी बात से जो है ये क्वेश्चन सोल्व हो गया और देखने में लगता है कि काफ़ी बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा ABC। आ गया। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये इस बारे में देखते हैं एक बार। शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। सही था। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। नहीं, इसमें लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखते हैं। तो हमारा 2 जो है गलत हो गया। तो B 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, यानी हमारा 2 सही हो गया ACE।
आगे चलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निबंधों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा 3 ACE। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आंसर है 3 BCD। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। तुलसीदास के गांव का नाम 12 गांव है, 12 गावा है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक है, गलत था। बाबा हरिहर दास ने तुलसीदास का नामकरण किया, सही है ये तो। कलकत्ता जाकर बलबू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ दिया था, सही है। तो आंसर हो जाएगा ACD 4th। ये चीज़ें देखो आपको पढ़नी पड़ेगी। मुर्दैया जो रचनाएं सिलेबस में लगी है उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये भी ग्रामर से क्वेश्चन था, लेकिन ये बड़ा इजी क्वेश्चन था क्योंकि एग्जाम में लव कुश सबको पता होता है कि बीच में यदि योजक चिन्ह आता है तो द्वंद्व समास हो जाता है। तो देख लेंगे बी का फर्स्ट किस में 3 में है। तत्पुरुष समास का देख लेते हैं। शिवाल्य, द्वंद्व समास, लवकुश, अव्ययी भाव समास, यथामति। इम्पोर्टेंट पता होता है हमें कि जहाँ पर शुरू में यथा वाला लगा रहता है वो अव्ययी भाव समास होता है। आंसर हो जाएगा 4th। और बहुब्रीहि समास का क्या है? चक्रपाणि। फिर ये भी रिपीट क्वेश्चन था। संप्रदाय काफी बार मिलान में पूछे जा चुके हैं। आंसर हो जाएगा 3। आगे है मंटो मेरा दुश्मन, ये और वे, जंजीरें और दीवारें, प्रेमचंद घर में। आंसर हो जाएगा 2। अब प्रेमचंद घर में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। रचना मंटो मेरा दुश्मन भी पूछा जा चुका है, जंजीरें और दीवारें भी। ये 3 रचनाएं तो मैंने खुद देखी है PYQ में। ये और वे मैंने नहीं देखी PYQ में। आप लोगों ने देखी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आंसर हो जाएगा 2। मिलान वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। अब आंसर ये जो है इसमें जो है ये रचनाएं है, इनके समय के अनुसार मैच करना था। तो आंसर हो जाएगा 3। कभी ये रचनाएं कालक्रम में पूछ लेता है कि कालक्रम अनुसार इन्हें क्रम में लगाइए, और इस बार जो है मिलान में पूछ लिया है ये रचनाएं। ये भारतीय काव्य शास्त्र की गिनी चुनी 15-16 रचनाएं हैं जिन्हें वो घुमा फिरा कर पूछते रहते हैं। आगे फिर ये रचना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन क्यों है? लोकवादी तुलसीदास एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, और यदि हमें डी का 3 पता होगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल की है, ये भी PYQ में पूछी जा चुकी है। तो ये 2 रचनाएं तो मैंने खूब PYQ में देखी है। तो आंसर हो जाएगा 3। मैं आपको क्यों बता रही हूँ PYQ बार बार? इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि PYQ कितने ज़रूरी है सॉल्व करने। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ये जो शेखर एक जीव ने हमारे सिलेबस में उसका भाग 1 लगा हुआ है, उसमें 4 खंड है। उन चारों खंड के अपने अपने नाम है, तो उन्हें मैच करने थे कि प्रथम खंड का क्या नाम है, द्वितीय खंड का क्या नाम है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था और ये मैंने आपको करवाया भी था। आगे अब ये पात्र वाला क्वेश्चन भी रिपीट है। लक्ष्मण भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, किरण भी, सामनाथ भी। ठीक है, आंसर है 2। तो ये मिलान वाले क्वेश्चन तो आपके सारे सही होने चाहिए थे मेरे अनुसार। तो यदि आप मिलान वाले क्वेश्चन गलत कर आए हो तो आप खुद अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर आए हो। देखते हैं ये पात्र के नाम देख लेते हैं। ये जो नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन्हीं के पात्रों के नाम है। मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम की पात्र के क्वेश्चन खूब भर कर पूछे जाते हैं। यदि आपके पात्र वाले क्वेश्चन भी देखो तो मुझे लगता है 6-7 क्वेश्चन तो आराम से अभी तक आ चुके हैं पात्र वाले। तो आंसर हो जाएगा इसका 3। अब हम यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिंतामणि जो निबंध संग्रह, इसके 4 भाग है और हर भाग का अलग अलग संपादक है। चिंतामणि के प्रथम भाग का संपादक किसे क्या था? रामचंद्र शुक्ल ने। द्वितीय भाग का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तृतीय भाग डॉक्टर नामवर सिंह ने। और चतुर्थ भाग का क्या था? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। देखो मिलान वाले क्वेश्चन आपके सारे सही होने चाहिए थे। फिर ये एक है क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2, BDCEA। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब जो हमारे क्वेश्चन है वे क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार
रामविलास शर्मा के द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में लगा के। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, पहले 4 रचनाएं देता था क्रम में लगाने को, इस बार 5 दिया, यानी मुझे लगता है अब आगे से 5 ही रचनाएं पैटर्न में चलेगी। 5 रचनाओं का क्रम लगाना है। भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। 2020 में तो डायरेक्ट इसी का सन पूछ लिया गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का समय क्या है। प्राचीन भारत के भाषा पर्याय। तो मुझे लगता है इनमें से 4 रचनाएं तो रिपीट है। ये वाली रचना मैंने तो पहली बार देखी है, मतलब क्वेश्चन में। आप लोगों का भाई मुझे नहीं आइडिया कि देखी हो, क्या पता, हो सकता है भाई मेरे याद नहीं हो, सारे क्वेश्चन तो मेरे भी याद नहीं रहते। तो ये 4 रचनाएं जो है PYQ में है, तो इनका समय आपको बिल्कुल याद होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा 3, BATCE। आ गया, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बिल्कुल PYQ है, पहले भी इन जो ये संस्थाएं है इनका क्रम पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा 2। आगे, कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। वेरी इजी क्वेश्चन। 4, EBDAC। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। देखो जो इसका आंसर है एंटीना तो माना है 3, BEADC, लेकिन इसका सही आंसर जो है होना चाहिए BEACD। तो मैंने स्टूडेंट को बताया भी था, मुझे लगता है किसी ना किसी ने तो क्लेम कर ही दिया होगा। क्यों होना चाहिए यहाँ पर ये D बाद में आना चाहिए, C पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है आपका बंटी का समय है 71 और मानस का अंश का है 72, तो इसलिए पहले आपका बंटी आएगा, उसके बाद आएगा मानस का हंस। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने भी स्टूडेंट को बता दिया था। तो ये क्वेश्चन में मुझे अब रिवाइज आंसर की आएगी तो उसमें क्लियर होकर आएगा कि ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा या इसके नंबर जो है सभी को मिलेंगे। आगे चलेंगे। आगे, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जब मैं आपको तैयारी करवा रही थी मैंने आपको बताया भी था जो रचनाएं सिलेबस में लगी है उनके कालक्रम पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछे गए, हर बार ही पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा 2, CBATE। आगे, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन पहली बार आया है कि संवाद का भी क्रम पूछ लिया गया। अब तक तो रचनाओं का पूछा जाता था, इस क्वेश्चन में क्या करा, संवाद का ही पूछ लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा 4, BAECD। तो जो ये क्वेश्चन तो वही सोल्व कर सकता है, क्योंकि जो हम जब नाटक पढ़ते हैं ये तो ध्यान में भी नहीं आता कि संवाद को भी हमें ध्यान रखना है, पहले कौन सा संवाद आया बाद में कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल अलग तरह का ही क्वेश्चन था। आगे फिर ये अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चे कहते हैं सोल्व नहीं होते, इसका एक ही उपाय है, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, डीपली पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सही बात है, सही है। ये भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन हम जो है किसी दिन आराम से सोल्व करेंगे। आज यहाँ पर आप लोग आंसर की चेक कर रहे हो तो एक बार इनको मैच कर लीजिए क्या सही है। तो इसका जो हमारा 4 आंसर हो जाएगा, 1 गलत है, दूसरा हमारा सही है। आगे, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा और परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। बिल्कुल सही है ये। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। दोनों ही बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 1। फिर है आगे, यह आपका बंटी उपन्यास से है। ये भी दोनों कथन जो है सही है, अभिकथन भी और कारण भी। आ गया सिंदूर की होली। इस बार जो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन है ये सिंदूर मतलब जो सिलेबस में रचनाएं लगी हैं वहाँ से दे दिए, हर बार तो बड़ा डीपली देते थे। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। गलत है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णपाल इनके प्रमुख पात्र हैं। तो मेरे तो जहाँ तक याद है मुझे सिंदूर की होली में 3 अंक हैं, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 गलत। सॉरी, कथन
एक असत्य है, लेकिन कथन सेकंड सत्य है। आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर एक और द्रोणाचार्य, ये तो बड़ा इजी कर दिया मेरे हिसाब से कि मतलब नाटक के मतलब ये पूछ रहे हैं कितने अंक है, ये क्वेश्चन अभिकथन कारण में पूछ रहा है। हर बार तो बड़ा डीपली पूछते थे। आंसर हो जाएगा ये, दोनों सही है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के है। आ गया फिर निबंध। शिव शंभू के चिट्ठे और दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी की चिट्ठियाँ लिखी है। बिल्कुल सही है। ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई है। दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। यात्राएं जहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतनी अंदर की ओर भी। इसका आंसर दोनों ये सही है। आगे फिर है इनका निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3, BCEAD। अब यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंशन वाला है। कॉम्प्रिहेंशन तो जो है हम अलग से सोल्व करेंगे, मतलब किस तरह सोल्व करना चाहिए। यहाँ पर एक बार आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों करती थी। आंसर हो जाएगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना जाता है। आंसर है आत्मा। ये क्वेश्चन आपको सभी इन कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएंगे। आगे संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं। समाधि की सुगमता के लिए। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। जिन्हें सूफी संत वैसे ही पढ़ा होगा, जिन्होंने सूफी काव्य, वो आराम से सोल्व कर लेंगे। बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है। ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। आंसर आगे ब्रह्मा मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है। फना। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इस कॉम्प्रिहेंशन से थे। आप पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिएगा, फिर देखिएगा आपको आंसर आराम से मिल जाएंगे। आगे 2 कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नव जागरण कब शुरू हुआ। 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। देखो ये पहली पॉइंट में हमें यहाँ पर मिल गया। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। दोनों कॉम्प्रिहेंशन सही थे। आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारे नंबर बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। फिर है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। आगे उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया। तो आंसर 1 है बहादुर शाह। आगे उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर 1, इसका नेतृत्व किसानों ने किया। फिर आगे 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी। इसका आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो है हमारे फर्स्ट शिफ्ट के 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व हो गए। मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, किस तरह के पूछे गए। जो जून वाले स्टूडेंट हैं वे किन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी करें। PYQ भी सोल्व कर लीजिएगा। हमेशा की तरह 10-15 क्वेश्चन रिपीट होते ही है PYQ से। और यदि आपका कोई डाउट है आंसर की को लेकर तो मेरी email ID पर मुझे मेल कर दीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या आप मुझसे इंस्टा पर भी पूछ लीजिएगा। हिंदी विद रीचा के नाम से मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगी, वहाँ भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और यदि आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को जो PDF है वो अपलोड कर दूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पर जो है UGC नेट हिंदी एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ। तो जो भी स्टूडेंट UGC नेट जून का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वे हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्प लगी, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।